नमस्कार, मेरा नाम है मोहन जवान। प्रत्येक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप लोग पिछले वीडियो में जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछे जाने वाले मानसिक योग्यता से संबंधित सही विकल्प प्रश्न आप लोग को समझ आ गया होगा। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम गणित से संबंधित सही विकल्प प्रश्न आप लोग के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और हर वीडियो में आप लोग को कुल 5 प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा और ये सिलसिला आगे बढ़ते जाएगा। और आप लोग भी बिल्कुल मिस मत करिएगा और इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों, आपके सामने मैं जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6वीं प्रेस सेतु प्रश्न पत्र 2017 के अंतर्गत पूछे जाने वाले गणित से संबंधित सही विकल्प प्रश्न आप लोग के सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये रहा आपका गणित से संबंधित ये प्रश्न पत्र। यहाँ पर लिखा है खंडो गणित। निर्देश है प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित है उत्तर है, जिन्हें 1, 2, 3 और 4 क्रम दिया गया है। इनमें से केवल एक उत्तर ही सही है। आपको सही उत्तर चुनकर उसी क्रम संख्या उत्तर पत्रिका में संबंधित प्रश्न संख्या के सामने दिए गए बॉक्स में लिखनी है। तो पहले स्टेप का परीक्षा होता था, अब की बार अब होता है ओमर शीट में आप लोग को गोला लगाना पड़ता है। ठीक है जी। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 51 से। नीचे दी गई सूचना को ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा प्रश्न का सही उत्तर चुनिए। अब यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, एक महीना दिया है और बेचे गए केले दिया है। मार्च में कितना केला बेचा गया, यहाँ पर लिखा है संख्या 6। अप्रैल यहाँ पर 3, मई यहाँ पर आपका 5, जून 2, जुलाई में कितना बेचा गया 7। ठीक है। और यहाँ है 5 दर्जन। अब पर एक जो बॉक्स दिया गया है उसमें 5 दर्जन दिया हुआ है। दिए गए महीनों के अंतर्गत बेचे गए केलों की कुल संख्या कितनी है। तो आप लोगों को यहाँ से देख कर हल करना है इस हिसाब से जो चित्र में दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है। पहला है 1180, दूसरा है 1380, तीसरा है 1250, चौथा है 1450। इसका सही उत्तर है 1380। अब ये कैसे आया है तो इसको आप लोग को समझना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए मैं आप लोग को रफ कॉपी के माध्यम से बताता हूँ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्पष्ट रूप से मैंने लिख दी है जवाहर नवोदय विद्यालय गणित 2017 का ये पूरा प्रश्न पत्र का हल दिया। प्रश्न 51 चित्र जिसमें आप लोग को दिखाया था, दिए गए महीनों के अंतर्गत बेचे गए केलों की कुल संख्या कितनी है अपने को बताना है। अब यहाँ पर हल दिया है। यहाँ पर दिया है मार्च में बेचे गए केलों की संख्या बराबर 5। यहाँ पर आपको दर्शा रहा है 5 दर्जन और एक दर्जन में कितना केला होता है 12 केला होता है। ठीक है। तो प्रत्येक दर्जन में आपको 12 केला मिलेगा और गुणित 6 और यहाँ पर 6 बार बेचता है 55 दर्जन का। ठीक है। आप इसको आपस में गुणा कर देते हैं तो बराबर 360। ठीक है, समझ आ गया। उसी तरह अप्रैल में बेचे गए केलों की संख्या 5 हो गया। मई में बेचे गए केलों की संख्या 5 गुणित 12 गुणित 5। ठीक है। तो इसको आपस में गुणा कर दो तो 300 आ जाएगा। जून में बेचे गए केलों की संख्या 5 गुणित 12 गुणित 2 बराबर 120। जुलाई में बेचे गए केलों की संख्या 5 गुणित 12 गुणित 7। इसको आपस में गुणा करोगे 420 आ जाएगा। उसके बाद कुल किलो की संख्या बोल रहा है, मतलब यहाँ पर आप लोग को पूरक जोड़ना है। 360, 180, 300, उसके बाद 120 ये हमने जोड़ दिए हैं। ये आपका ये उत्तर आया 1380, 1380।
इसका सही उत्तर यही है। ठीक है, आप सभी लोग को समझ आ गया। तो इसी तरह से हल किया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेना, समझ लेना, इसी तरह हल किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 52। निम्नांकित ग्राफ का अध्ययन करके प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर एक ग्राफ दिया है। ठीक है जी, एक दिन में व्याख्यान यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 दिया है और यहाँ व्याख्याता अमित, गोपाल, राम, प्रमोद, विशाल। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है। अभी एक प्रश्न क्या है इसका, एक सप्ताह में अमित और राघव द्वारा दिए गए कुल व्याख्यानों का गोपाल तथा प्रमोद द्वारा दिए गए व्याख्यानों में कितना अंतर है। ठीक है, पहला है 42, दूसरा 7, तीसरा 35, चौथा 0। और अपने को ग्राफ से देख के इसको याद करना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ रफ कॉपी में तो किस प्रकार हल किया गया है। यहाँ पर दिया है प्रश्न क्रमांक 51। यहाँ पर ग्राफ जो मैंने अभी दिखा दिए हैं। अब एक सप्ताह में अमित और राघव द्वारा दिए गए कुल व्याख्यानों का गोपाल तथा प्रमोद द्वारा दिए गए व्याख्यानों से कितना अंतर है। तो चलिए इसको हम हल करके देखते हैं। तो मैंने इसको पहले से हल करके रख दिया है, इसीलिए मैं पहले से हल कर दिया हूँ, जो कि हल करते समय लेता है। और आपको 5 प्रश्न बताना है। अगर सिंगल बताना होता तो आप लोग को पूरा लाइव तरीके से हल करते हुए बताता मैं। ठीक है, तो उसको देख देख के समझते जाइएगा। हल है, एक दिन में अमित द्वारा लिए गए व्याख्यान कितना है, 2 है। ठीक है, तो आपको कहाँ से देखना है, ग्राफ से देखना है। तो ग्राफ में वहाँ पर दिएगा अमित में 2। ठीक है, अब यहाँ पर एक दिन में राघव द्वारा लिए गए व्याख्यान 5। तो राघव ने कितना लिया है, 5 लिया है। तो यहाँ पर ग्राफ दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ आए। जैसे यहाँ पर लिखा है एक दिन में अमित कितना लिया है, यहाँ पर ये अमित है और यहाँ पर 2 हो गया। अब जैसे राघव, ये राघव है, राघव को देखोगे तो ये 5। ठीक है, किसको याद किए थे, एक सप्ताह में अमित और राघव द्वारा दिए गए कुल व्याख्यानों का। इसको हमने यहाँ पर लिख दिया हल में। तो अगला बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अमित और राघव के एक दिन के कुल व्याख्यान कितना है, 2 धन 5 बराबर 7। ये दोनों को जोड़ दिए, जो कि यहाँ पर कुल लिखे हुए हैं, इसलिए अपने को जोड़ना है। एक सप्ताह में कुल व्याख्यान बराबर, अब यहाँ पर क्या होता है, 7 गुणित 6 बराबर 42। अब एक सप्ताह में क्या होता है, स्कूल के हिसाब से 6 दिन होता है, लेकिन ये 7 दिन होता है, इसमें रविवार को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि रविवार को स्कूल नहीं लगती, तो हमने सोम से शनिवार तक लिया गया है। तो यहाँ पर 6 दिन कर दिया गया है। ठीक है, अब ये 7 गुणित 6 आपस में गुणा कर देते हैं तो आपका आता है 42। अगला बढ़ते हैं। उसी तरह से आपको अगला वाला जो गोपाल प्रमोद है, आपको ग्राफ को देख देख के लिखना है। ठीक है, जैसे प्रश्नों को देख लिए, यहाँ पे प्रश्न समझ लिए। गोपाल तथा प्रमोद द्वारा दिए गए व्याख्यानों से कितना अंतर है। अब यहाँ पर पहले जैसे पहले बार हमने याद किए थे अमित और राघव का, उसी तरह आपको याद करना है गोपाल तथा प्रमोद का निकालना है। गोपाल के एक दिन का व्याख्यान कितना है, 4। प्रमोद के एक दिन का व्याख्यान बराबर 3। गोपाल व प्रमोद के एक दिन के कुल व्याख्यान कितना है, 4 धन 3 बराबर 7। तो उसको हमने जोड़ लिए, इसमें भी 7 आ गया। अब आता है आपका एक सप्ताह में कुल व्याख्यान 7 गुणित 6, 6 सत्ते 42। इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया। अभिष्ट अंतर है 42 माइनस 42 बराबर 0। 0 आ गया, इसमें मतलब कोई अंतर नहीं है, जो कि यहाँ पर समान संख्या आप लोग को दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पर जोड़ने से 7 आ रहा है, इसमें भी ये 7 आ रहा है, और गुणा करने में भी 42 आ जा रहा है। तो इस स्थिति में 0 नहीं आएगा,
आगे पीछे रहता तो एक अंतर दो अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी तरह से हल किया जाता है। तो यहाँ पर दिया है चौथा नंबर सही है, 0। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 53। उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है जिसका परिमाप 48 मीटर है? पहला है 48 मीटर स्क्वायर, दूसरा है 144 मीटर स्क्वायर, तीसरा है 1152 मीटर स्क्वायर, चौथा है 2304 मीटर स्क्वायर। इसका सही उत्तर है 144 मीटर स्क्वायर। तो चलिए इसका मैं हल प्रश्न दिखाता हूँ। प्रश्न क्रमांक 53। उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है जिसका परिमाप 48 मीटर है? हल है वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणित भुजा। आप लोग सूत्र में देखे होंगे गणित में, वर्ग का परिमाप कितना होता है? 48 होता है। यहाँ पर लिखा है जिसका परिमाप 48 मीटर है बराबर 4 गुणित भुजा। अब इसको आपस में इधर कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं पक्षांतर कर देते हैं। 48/4 आप इसको आपस में काट देते हैं तो आपका आता है, निकलता है भुजा बराबर 12 मीटर। एक तो निकल गया आपका वर्ग का परिमाप। अब आपने को निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। यहाँ पर चूंकि यहाँ पूछा है उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा वर्ग या ए वर्ग, दोनों में से कोई भी आप एक लिख सकते हो। ठीक है, और ये जो भुजा होता है हमेशा ए से ही दर्शाया जाता है। ठीक है, इसी तरह इसमें 4a कर सकते हो, 4a करके बराबर है 12 वर्ग बराबर 144 मीटर। ठीक है, तो यही इसका आपका उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 54। 20 परिमाणों का औसत 18 है। प्रत्येक परिमाण में से 3 घटाने पर नया औसत क्या होगा? पहला है 21, दूसरा है 15, तीसरा है 16, चौथा है 17। इसका सही उत्तर है 15। अब ये 15 कैसे आया है तो चलिए हम आप लोग को हल दिखाते हैं इसका। ये दिया है प्रश्न 54। 20 परिमाणों का औसत 18 है। प्रत्येक परिमाण में से 3 घटाने पर नया औसत क्या होगा? आप यहाँ पर प्रश्न के आधार पर आपको हल करते जाना है। हल है 20 परिमाणों का औसत 18 है, यहाँ पर लिख दिए। सभी परिमाणों का योग बराबर 18 गुणित 20। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 20 परिमाणों का तो का औसत 18 है तो हमने लिख दिया। अब इसका योग क्या आएगा? 20 आएगा, तो 20 को 18 से गुणा कर दिए बराबर 360 बनता है। सभी 20 परिमाणों में से 3 घटाने पर घटे हुए कुल परिमाण 20 गुणित 3। ठीक है, यहाँ पर लिखा है प्रत्येक परिमाण में से 3 घटाने पर, तो सभी 20 परिमाण में से 3 घटाने पर घटे हुए कुल परिमाण बराबर 20 गुणित 3। ठीक है, तो हमने इसको आपस में गुणा कर दिया। अब इसको घटाना है तो इन दोनों को घटाना होगा। शेष परिमाण बराबर 360 माइनस 60। इसको आपस में घटा दिए, कितना है? 300। अतः अभिष्ट तो औसत बराबर कितना होता है? 300/20 बराबर 15। इसका उत्तर है 15। तो इसी तरह से हल किया जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ कह देता हूँ, जब आप लोग बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको विभिन्न सब चीज़ याद होते जाएगा अपने आप। आपको इसको ज़बरदस्ती याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गणित में याद नहीं किया जाता, रटा नहीं जाता, इसको समझा जाता है। इसको समझते हुए इसको कुछ चीज़ों को याद रखना पड़ता है इसमें। इसीलिए गणित में अभ्यास बहुत ज़रूरी होता है। अभी आपको लग रहा है अरे यार इतना सारा प्रश्न दिया हुआ है कैसे हल करेंगे, ये सब प्रैक्टिस से ही आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 55। 2 संख्याओं में 2-3 का अनुपात है। यदि प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात बढ़कर
3:4 हो जाता है। संख्या है, पहला है 12:28, दूसरा है 18:27, तीसरा है 8:12, चौथा है 10:15। इसका सही उत्तर है 18 व 27। अब ये किस प्रकार से हल हुआ है तो चलिए आप लोग को रफ कॉपी में दिखाता हूँ। अब ये है आपका प्रश्न क्रमांक 55। दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है। यदि प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए तो अनुपात बढ़कर 3:4 हो जाता है, तो संख्याएं जांच कीजिए। हल है, मान लो दो संख्याएं 2x व 3x है, तो यहाँ पर x मान लिया गया है, मतलब यहाँ पर संख्या दिया हुआ है, तो दो संख्याएं 2x व 3x है। प्रश्न अनुसार है, प्रश्न के आधार पर लिखते हैं। प्रत्येक में 9 जोड़ने पर, तो हम दोनों में जोड़ देते हैं। 2x धन 9 बटा 3x धन 9 बराबर 3/4। तो कहाँ पर ये यहाँ पर लिखे, ये 3/4 लिए, ठीक है। इसमें तो x जोड़िए, 2/3 में x मान रखकर, ठीक है। इसको हम 9 से जोड़ लिए। अब ये अनुपात बढ़कर 3:4 हो जाता है, तो यहाँ पर हमने ले लिया 3/4, ठीक है। अब इसको तियक गुणा कर देते हैं। तियक गुणा ऐसे किया जाता है, 4 से, फिर 3 से इसको गुणा कर दिया जाता है, ठीक है। अब इसको आपस में गुणा कर दिए। 4 दूनी 8x, 9 चौक 36, 3 तिया 9x, धन 9 तिया 27, ठीक है। अब इसको घटा देते हैं, तो यहाँ पे x आता है, 27 ऋण 36, इसको घटा दिए, 9 आ गया, x बराबर 9। अब इसको आपको पहली संख्या और दूसरी संख्या को याद कर देना है, क्योंकि हमने यहाँ पर शुरुआत में क्या किए थे, तो x माने थे, तो x के स्थान पर क्या आ गया, 9 आ गया, तो उसको गुणा कर देते हैं। पहली संख्या 2x, इस टाइप का जो संख्या आएगा, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब समझ जाना यहाँ पर गुणा करना है, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह दर्शाया नहीं जाता है। बस आपको समझना है, यहाँ पर 2x दिया है, तो x में क्या आएगा, 9 आएगा। आप सोचोगे इसको क्या किया जाए, इसके साथ भाग दिया जाए, तो मतलब यहाँ पर जो नहीं दिया है, को जो भी चीज़ नहीं दिया है, मतलब समझ जाए यहाँ पर गुणा करना है, ठीक है। तो 9 गुणित 2 18 आ जाता है। दूसरी संख्या 3x, 3 गुणित 9 27 आता है। ये है आपका 18-27 इसका उत्तर, ठीक है। ये पूरा रेखीय समीकरण वाला प्रश्न है। और नवोदय का जो पेपर, जो गणित आता है, एकदम 5वीं गणित का पुस्तक जैसे नहीं आता है, थोड़ा सा एडवांस आते हैं इसके। और ये सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं सब, ठीक है। जैसे नवोदय का हो गया, आपका बड़े स्तर में देखा जाए तो एनडीए हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, उसके ऊपर जाते हैं तो आपका पीएससी आता है। जितना भी बड़े स्तर का कंपटीशन जो आते हैं, सिटी भी आपका यूपीएससी, तो इस टाइप का प्रश्न आते हैं ये सब। तो बच्चों, यह रहा आपका गणित का कुल 5 प्रश्न, और मैंने बता दी हैं, तो आप लोग को समझ आ गया होगा, ठीक है। आज का वीडियो बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। बच्चों, यह वीडियो आप लोग को समझ आ गया होगा, जहाँ नवोदय विद्यालय में पूछे जाने वाले गणित से संबंधित प्रश्न। और यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा, और यह वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। यदि आप इस चैनल में नया गए तो लाल वाली बटन को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को क्लिक करिएगा। और इस तरह का मैं नया जानकारियाँ लेकर आते रहूँगा, जाने का याद दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।